हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते ट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं। इससे पिछली 2 क्लास में आप सभी लोगों ने इस चैप्टर के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को देख चुके हैं। टोटल अब तक दोस्तों हम लोगों ने 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन दिखाया आपको, और आज की क्लास में कम से कम 4 से 5 लेने वाले हैं। यानी आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है विद रिस्पेक्ट टू पहली और दूसरी के। तो टोटल दोस्तों आपको कम से कम 6 वहाँ हो गया, 4 5 यहाँ मान चलो 10 से 11 या 12 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुना हुआ है, और उन्हीं को आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। ये चैप्टर नंबर 4 जो है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल से ज़्यादा। न्यूमेरिकल की अहमियत तो है ही दोस्तों, लेकिन न्यूमेरिकल से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हैं। जो मैं बता रहा हूँ उतना तो आपको करना ही करना है दोस्तों, उतने में आपको पीछे हटना ही नहीं है। तो शुरू करते हैं इस प्यारी सी क्लास को। निकाल लीजिए कॉपी और पेन, बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझते हैं, और एक जगह पे दोस्तों आप नोट करिए, और नोट करने के बाद उसी को आप लोग रिवीजन पे रिवीजन करते रहिए, और कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कोनो ज़रूरत है नहीं है। तो शुरू करते दोस्तों आज की क्लास का ये पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, और टोटल इस चैप्टर का 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। क्या ये? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार कुंडली लटकाई गई है। इस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक ना। अब दोस्तों अपना काम सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पे नहीं है, एक एक नंबर की चीजें जो उसके साथ साथ काम आने वाली हैं सब कुछ मैं बता के चलता हूं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जब भी दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र वर्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्ड आए, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के 4 मात्रक होते हैं। वो चारों मात्रक साथ साथ हमेशा याद करा किया करो। वो चारों मात्रक ऐसे बार बोलते रहोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। 4 मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस। ये 4 मात्रक होते हैं। इसमें से एक टेस्ला में कितने गॉस होता है? तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। इतनी बातें याद है आपको? ठीक। धारावाही आयताकार कुंडली लटकाई गई है। कहाँ पे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई है। इस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। दोस्तों इस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक जो निकल के आता है, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, यही अपने को क्या करना है? निकालना है। टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, यही अपने को क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, I क्या है? करंट है, A एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और A क्या है कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लगने वाला मतलब बनने वाला एंगल है। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल है। ठीक ना। तो ये फार्मूला का डेरिवेशन करना है, और ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये चारों मात्रक आपको याद रहेगा, और 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस ये भी याद रहेगा। ठीक है। चलो भाई अब शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। क्या करते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये जो लाइन दोस्तों मैं खींच रहा हूँ, ये जो लाइन है, ये लाइन है चुंबकीय बल रेखाओं की। किसकी लाइन है? चुंबकीय बल रेखा। ठीक ना। चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं? इसको कमेंट बॉक्स में छाप देना, चुंबकीय बल रेखा की डिफिनीशन। ठीक ना। एक चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अगर चुंबकीय बल रेखाएं समान दूरी पर होती हैं, अगर चुंबकीय बल रेखाएं समान दूरी पर होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबकीय बल रेखाएं समान दूरी पर होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र।
इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार कुंडली लटकाई गई है। ये देखो दोस्तों, हमने क्या लगाया, आयताकार कुंडली। ये आपका हो गया आयताकार कुंडली। हमने यहाँ पे ऐसे मान चलो कि ऐसे आयताकार कुंडली यहाँ पे लटका दिया है, ठीक ना। आयताकार कुंडली लटका दिया है, इसका नाम हम रख देते हैं PQRS। और ये धारावाही है, इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, ऐसे गया ऐसे, इस तरीके से दोस्तों इसमें धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धारावाही आयताकार कुंडली। और ये कहाँ लटकाई गई है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई है। इस पर कितना बल आयुग्म आघूर्ण लगेगा, उसी का सूत्र आपको बताना है। अब बताओ दोस्तों, ये फिगर कोनो दिक्कत हुआ क्या, फिगर में कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ हुआ क्या, एकदम नहीं, एकदम आसान है। चलो अब दोस्तों, मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में आपको कराया था, जब हमने फार्मूला निकाला था F/L इक्वल टू μ0/2 पाई I1 I2/R। ये फार्मूला जब निकाला था, बोला था ये फार्मूला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वाले फार्मूले में मैंने एक चीज़ आपको बताया था क्या, कि अगर कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है, अगर कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर एक बल लगता है, और उस बल को बोलते हैं F = IBL sin थीटा। क्या बोलते हैं, F = IBL sin थीटा। और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, ठीक है, I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। साइन थीटा को देखा तो क्रॉस लगाया। अब दोस्तों यहाँ पे जो थीटा होता है, L और B के बीच का एंगल होता है, L और B के बीच का क्या होता है, एंगल होता है, ठीक। तो ये फार्मूला दोस्तों आपको पहले से पता है, और इसी फार्मूले का यूज यहाँ पे करना है, इसी फार्मूले का यूज करना है। कैसे पता चलेगा, देखो ये वाली लंबाई, यानी चलो PQ लेता हूँ, PQ लंबाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, QR लंबाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, RS लंबाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, SP लंबाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है। मतलब ये धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस लंबाई पर चुंबकीय बल लगेगा, और चुंबकीय बल कितना लगेगा, F = IBL sin थीटा लगेगा, ठीक ना। तो चारों लंबाई पर फार्मूला निकाल लेते हैं बल का, और देखते हैं उस बल से कहाँ पे हमें बल युग्म बन रहा है। चारों लंबाई पर बल लगेगा, उस बल से हम लोग निकाल लेते हैं बल युग्म, और बल युग्म निकाल लेंगे। उसके बाद जब बल युग्म आएगा, और बल युग्म तो अपने पूछ रहा है, बल युग्म आघूर्ण, यानी जो दो बल मिल करके युग्म बना ले करके उसको इस मतलब लंबाई को कहीं घुमाने का प्रयास करेंगे, उससे बोलेंगे बल युग्म आघूर्ण, निकल जाएगा अपने आप, ठीक है। सिंपल है डेरिवेशन। पहले आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो ये PQ लंबाई है, PQ लंबाई पर लगने वाला बल, तो PQ लंबाई पर लगने वाले बल को मैं लिख दे रहा हूँ PQ FPQ यानी PQ लंबाई पर बल का मेन फार्मूला क्या होता है, IBL sin थीटा, IBL sin थीटा। तो यहाँ पे दोस्तों I का काम तो I कर रहा है, B का काम B कर रहा है, L मान लो इसकी लंबाई है L, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है L, और ये जो चौड़ाई है उसको हमने मान लिया B। लंबाई को माना L, चौड़ाई को माना B, तो L का काम तो L कर रहा है, और थीटा ये लंबाई इधर है, B इधर है, लंबाई दोस्तों इधर है, लंबाई इधर है, और B इधर है, 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाता है 1। अगर साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा तो FPQ कितना मिल जाएगा, IBL मिल जाएगा। ये आपको दिख रहा है कि नहीं भाई, IBL, चलो भाई बढ़िया दिख रहा है, IBL मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, IBL। FQR निकाल लूँ मैं, FQR निकालने के लिए वही फार्मूला IBL sin थीटा। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, I की जगह पे I होगा, B की जगह पे B होगा, L की जगह पे B हो जाएगा, साइन थीटा, B इधर L इधर, 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, तो क्या मिला IBB इंटू 0, क्या मिल गया, 0 मिल गया। FQR 0 हो गया, यानी QR लंबाई पर कौनो बल काम नहीं कर रहा है। FRS आ जाओ, FRS
वही फार्मूला आई बी एल साइन थीटा, आई का काम आई कर रहा है, बी का काम बी कर रहा है, एल का काम लंबाई है एल है, थीटा कितना हो जाएगा, लंबाई इधर बी इधर, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो आई बी एल साइन 90 वैल्यू 1, तो मिल गया आई बी एल। ठीक है, एस पी पे आ जाओ, एफ एस पी इक्वल टू आई बी, ये कितना है बी है, ये बी है तो ये भी बी होगा, आयताकार कुंडली है तो बी साइन कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लंबाई इधर बी इधर, साइन 180 वैल्यू क्या होता है 0, क्या हो जाता है 0, तो आई बी बी इंटू 0 तो जाएगा आई 0 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये 0 आ गया। दोस्तों आपने देखा कि एक बल यहाँ पे लग रहा है और एक बल यहाँ पे लग रहा है, दो बल लग रहे हैं और दोनों बल की दिशा क्या हो जाएगी, दो बल तो लग रहे हैं, दोनों बल की दिशाएं क्या हैं इसको निकालते हैं। और बल की दिशा को निकालने के लिए क्या लगाते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिससे मैं खाना खाता हूँ मेरा है दायां हाथ, जिससे खाना नहीं खा रहा हूँ वो है मेरा बायां हाथ। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है कि इस वाली अंगुली को होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इस वाली अंगुली को होना चाहिए धारा दिशा में, तो अंगूठा क्या दिखाएगा, बल की दिशा को दिखाएगा। चलो और ट्राई करते हैं। दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर की तरफ है, इससे इधर ले जाओ। अंगूठा किधर है, धारा दिशा में ऊपर है, बढ़िया। ये बल किधर आ रहा है, अच्छा अंगूठा क्या होना चाहिए धारा की दिशा में ना, अंगूठा नहीं, अंगूठा तो बल दिखाएगा। ये दोस्तों ऐसे देखो, ऐसे बात ध्यान समझो भाई, ये रूल आपको लगाने आना चाहिए दोस्तों। अगर रूल नहीं लगा पा रहे हो तो समझो आपको दिक्कत होगी। मैंने क्या किया, इस वाली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किया। धारा दिशा कौन दिखाएगा, ये वाली उंगली। धारा किधर है, ऊपर की ओर है, धारा देखो ऊपर दिशा में। अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। देखो अंगूठा ऐसे अंदर की ओर जा रहा है ना, अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की ओर। तो इस पे जो बल लगेगा वह बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। इस पे देखो, इस वाली लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र तो इधर है, धारा इधर है। देखो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र बी नीचे, धारा दिशा नीचे, धारा दिशा ये हो गया नीचे। अंगूठा देखो बाहर को आ रहा है नहीं, ये देखो देख लो बाहर को आ रहा है ना अंगूठा, ये अंगूठा किधर आया, बाहर को आया। दोस्तों यहाँ पे जो बल लगा, क्या लगा, ये बाहर की ओर लगा। अब दोस्तों यहाँ पे इस वाली लंबाई पर एक बल अंदर की ओर लग रहा है, इस लंबाई पर एक बल बाहर की ओर लग रहा है। ठीक ना, दो बल काम कर रहे हैं और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से दूरी क्या है, यानी एक बल अगर यहाँ पे काम कर रहा है, एक बल यहाँ पे काम कर रहा है, इनके बीच की क्रिया रेखा दूरी ये हो गया और ये कितना है, बी है। तो जो बल आघूर्ण होता है, आप बल आघूर्ण कब लगता है, जब किसी भी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल काम करें और उन दोनों की बलों की क्रिया रेखा एक ना हो, उन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ना हो, तो ऐसे बल को हम लोग बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। मतलब जो बल युग्म लग रहा है, ठीक ना। तो जो बल युग्म आघूर्ण होगा उसको लिखेंगे टाउ से, और टाउ का फॉर्मूला होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो दोस्तों बल, अब दोनों बल में से कोई एक बल ले लो, ये भी आई बी एल है, ये भी आई बी एल है, तो कोई भी बल ले लो आई बी एल और क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। एक बल यहाँ पे काम कर रहा है नीचे की ओर, एक बल यहाँ पे काम कर रहा है ऊपर की ओर। इन दोनों बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी क्या है, ये वाला दूरी, और ये वाला दूरी कितना है, बी। तो क्या ले लेंगे, बी। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आई बी और एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या बोलेंगे, आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सिंबल ए। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी ए। ये तब के लिए है जब इस आयताकार कुंडली में तार के एक फेरे हैं। अगर इस आयताकार कुंडली में तार के n फेरे हों तब ये क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू एन आई ए बी। टाउ इक्वल टू क्या आ गया, एन आई ए बी, ठीक ना। अगर तार के n फेरे हो तब। अगर दोस्तों ये आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुकी हो
तब उस दशा में लगने वाले बल आघूर्ण का फार्मूला टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, NIAB साइन थीटा। अब ये टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा मैक्सिमम होगा। तो टाउ मैक्सिमम के लिए फार टाउ मैक्सिमम के लिए फार टाउ मैक्सिमम थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 90 डिग्री। और टाउ मिनिमम के लिए थीटा क्या होना चाहिए 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री या 180 डिग्री रहेगा तो वहाँ पे टाउ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बताओ दोस्तों कितना इजी है ये, इजी है ना, बहुत इजी है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, बस चारों लंबाई पर लगने वाला बल निकाल लो और बल की दिशा निकाल लो। और बल की दिशा निकालने के लिए वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा दो। उसके बाद क्या करो कि देखो क्या दोनों बल अलग अलग दिशा में और बराबर और अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं, बराबर परिमाण में होने चाहिए, अलग अलग दिशा में काम करने चाहिए, ऐसा अपने को देखने को मिला। तो वहाँ पे इसका मतलब है दोस्तों ये दोनों बल मिल करके एक बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं। तो बल, अब जब बल युग्म का निर्माण करेंगे उससे बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंब दूरी। तो बल का सिंबल क्या हो गया, आप बल का जो वैल्यू है IBL और बल की क्रिया रेखा से लंब दूरी क्या है B। तो L इंटू बी हमने साथ लिखा, L इंटू बी हो जाता है एरिया। अगर n फेरे हो तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर यही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर झुकी रहेगी तो साइन थीटा आ जाएगा। टाउ मैक्सिमम तब होगा जब थीटा मैक्सिमम होगा, और थीटा में साइन है तो साइन 90 वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, उस केस में टाउ मैक्सिमम होगा। और टाउ मिनिमम के लिए थीटा 0 या 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, चलो भाई मैं साइड हो जाता हूँ। इसको बढ़िया तरीके से आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो अपने कॉपी में। दोस्तों आज के सामने ये अगला टॉपिक, मतलब अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, देखो क्या है और क्या ये आपको पहले से तैयार था। एक बार दोस्तों देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर ये मुझे पहले से तैयार था। बस मैं केवल इसलिए वीडियो देख रहा हूँ कि आप इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलो जैसा भी हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो, कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते और मज़ा नहीं आता, कमेंट किया करो। सिद्ध कीजिए कि चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। जो चल कुंडली धारामापी में जो प्रवाहित धारा है, तो चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप, जो चल कुंडली धारामापी में जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। एक गैल्वेनोमीटर को 1 वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये अपना क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों चल कुंडली धारामापी क्या होता है, इसको देखो बढ़िया तरीके से। चल कुंडली धारामापी, इसी को दोस्तों हम लोग बार बार केवल धारामापी बोलते हैं। चल कुंडली धारामापी को बार बार क्या बोलेंगे, केवल धारामापी बोलेंगे। तो चल कुंडली धारामापी एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, धारा के संसूचन या मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चल कुंडली धारामापी एक ऐसी युक्ति है, धारामापी एक ऐसी युक्ति है जो करंट के डिटेक्शन या मेजर के लिए, ठीक ना, करंट के डिटेक्शन या मेजर के लिए यूज किया जाता है। ठीक, ये चल कुंडली धारामापी हो गया। अब दोस्तों आपके सिलेबस में चल कुंडली धारामापी 2 टाइप का होता है। एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा होता है किलकित अथवा वेस्टर्न धारामापी। अपने को दोनों पढ़ना है, किलकित और निलंबित दोनों। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो चल कुंडली धारामापी क्या है ये मैंने बताया कि चल कुंडली धारामापी एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो धारा के संसूचन या मापन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उस अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि धारामापी में जो प्रवाहित धारा है उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती है। मतलब धारा, प्रवाहित धारा आई अनुक्रमानुपाती, उसमें उत्पन्न विक्षेप फाई के, ये अपने को दिखाना है, I प्रोपोर्शनल टू फाई। पहले ये चीज़ दिखाते हैं। अब इस चीज़ को दिखाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक चल कुंडली धारामापी बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक ना। इसको इरेज करता हूँ मैं।
एक चल कुंडली धारामापी में बनाता हूं पहले। कैसे बनाते भाई? तो चल कुंडली धारामापी में एक आयताकार कुंडली होती है। ये क्या होती है दोस्तों? एक आयताकार कुंडली। इस आयताकार कुंडली को तांबे के तार के बहुत सारे फेरे होते हैं। उन फेरों को एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेटकर बनाई जाती है। ये आयताकार कुंडली हो गई। इस आयताकार कुंडली के ऊपर तांबे का फेरा हो गया और तांबे के फेरे लपेट करके एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेट कर ये बनाई जाती है। मतलब ये पूरा आपका क्या हो गया? आयताकार कुंडली हो गया। और इस आयताकार कुंडली को दो चुंबक के ध्रुवों के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक रख दिया जाता है। देखो, दो चुंबक के ध्रुवों के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक रख दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक लगा होता है आपका एक दर्पण। जैसे कुंडली घूमती है दर्पण भी घूमता है। इसी दर्पण के माध्यम से हम लोग धारामापी में कितना विक्षेप हो रहा है उस विक्षेप को हम लोग पढ़ पा रहे हैं। और इस दर्पण का कनेक्शन होता है एक फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से, और फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से कनेक्शन जो होता है इसका एक मरोड़ टोपी से। इसका कनेक्शन किससे होता है? एक मरोड़ टोपी से होता है। यहाँ पे ये मरोड़ टोपी, और यहाँ पे एक टर्मिनल लगा होता है जिसमें वायर, यहाँ पे कनेक्शन होता है वायर का। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल T1, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका आकर के लग जाता है दूसरा टर्मिनल, ठीक ना। दूसरा टर्मिनल जिसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल T2, वायर लगा होता है। इस वायर का कनेक्शन दूसरे वाले टर्मिनल से कर दिया जाता है। तो ये जो पूरा फिगर बना है, ये पूरे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? निलंबित कुंडली धारामापी, या आप इसे कुछ चल कुंडली धारामापी भी कह सकते हो। जिसमें ये आपका N हो जाएगा, ये आपका S हो जाएगा, ये आपका C फॉर क्रोड हो जाएगा, ये C फॉर क्या हो जाएगा? ये क्रोड हो जाएगा। और ये जो पहली वाली है ये क्या है? ये आपका तांबे के तार के फेरे हैं। और ये जो है एल्यूमिनियम का फ्रेम है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है। ये क्या आपका फास्फोरस ब्रांच की पत्ती है, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती है ये। और ये आपका क्या है? मरोड़ टोपी है ये, ठीक है। ये आपका टर्मिनल T1 है, ये आपका टर्मिनल T2 है। ये आपका दर्पण है, मिरर है, दर्पण है, ठीक ना। दोस्तों ये फिगर यहाँ पे बनाना इसलिए आपके लिए है क्योंकि आप विक्षेप तभी समझ पाओगे कि विक्षेप है क्या इसमें। तो पहली तो बात समझ में आई कि चल कुंडली धारामापी क्या है। चल कुंडली धारामापी एक ऐसा यंत्र है जो धारा के संसूचन या मापन के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये तो बात एकदम आपको क्लियर है। उसके बाद हमने क्या बनाया? इसका आपको संरचना बनाया। और संरचना में ये क्या है? कोई नर्म लोहे की क्रोड है, और नर्म लोहे की क्रोड या आयताकार कुंडली के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? तांबे के तार के फेरे लपेटते हैं, और वह जो है लपेट करके एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर, मतलब एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर पूरा लपेट करके ऐसे हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है। उस दर्पण से फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से होते हुए मरोड़ टोपी से लेके जा करके सब कुछ कनेक्शन कर देते हैं। और इस आयताकार कुंडली को दो चुंबक ध्रुवों के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने को रख देते हैं। इसी तरीके से जो इसका किलिकित कुंडली धारामापी है, किलिकित कुंडली धारामापी में थोड़ा सा अंतर होता है। ये सब कुछ चीज़ें वही हैं जो यहाँ पे ऐसा मैं लिया हूँ, वैसा भी ले सकते हैं। बस क्या होता है कि जो फास्फोरस ब्रांच की पत्ती होती है, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती की जगह पे वह दो चूल होते हैं। दो चूलों के बीच में वो क्या होती है? घूमती है। और जो हमने यहाँ पे दर्पण से विक्षेप को पढ़ते हैं उसमें यहाँ पे कोई संकेतक लगा होता है, और संकेतक पर एक पैमाना बना होता है। उस पैमाने के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। यही दोनों अंतर है। निलंबित कुंडली धारामापी और किलिकित कुंडली धारामापी में यही अंतर है कि इसको हम लोग क्या करते हैं? इसमें फास्फोरस ब्रांच की पत्ती से लटका होता है, जबकि वह क्या दो चूलों के बीच में लटका होता है। इसमें विक्षेप दर्पण के माध्यम से पढ़ते हैं, और उसमें विक्षेप क्या होता है? एक संकेतक लगा होता है, और संकेतक के से पैमाना जो बना होता है
उस पैमाने के हेल्प से हम लोग विक्षेप को पढ़ते हैं। ठीक, फिलहाल वो अंतर आपको इतने डीप में नहीं जाना है। अगर तैयार है आपका तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तैयार दोस्तों यही केवल आपको फिगर बढ़िया बनाना है। अब क्या दिखाना है इसमें दोस्तों, ये जो है ये इसकी मतलब ये तो संरचना हो गया, सिद्धांत और कार्यविधि वही है जो किलकित कुंडली धारामापी की है। तो इसके सिद्धांत में क्या है, अभी जो हमने टॉपिक पढ़ के निकाला कि टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, ये अभी हमने निकाला ना। तो ये क्या था कि जब किसी आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, जब किसी आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाता है तो उस आयताकार कुंडली पर एक बल युग्म आघूर्ण काम करता है। ठीक ना, वो सिद्धांत हो गया, उसी सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पे देखो क्या है कि एक आयताकार कुंडली है, इस आयताकार कुंडली को NS एक चुंबक है और ये चुंबक क्या उत्पन्न करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो इस आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है, तो इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आयताकार कुंडली पर एक बल आघूर्ण काम करता है, और वह बल आघूर्ण कितना काम करता है, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। अगर आपसे कोई पूछे दोस्तों कि ये धारामापी यानी गैलोनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप बताएंगे कि जिस तरीके से किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके दिया जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण काम करता है, उसी सिद्धांत पर ये अपना धारामापी काम करता है। ठीक, अच्छा अब दोस्तों अगर ये आयताकार कुंडली जितना ज़्यादा घूमेगी, इस फासा ब्रांच की पत्ती जो है उसमें उतना ही ज़्यादा ऐंठन होगा। ये टाउ जितना ज़्यादा होगा ऐंठन उतना ज़्यादा होगा। बात मान रहे हो ना कि टाउ जितना ज़्यादा होगा ऐंठन, फास्फा ब्रांच की पत्ती में जो ऐंठन होगा वह ऐंठन उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों साम्यावस्था के लिए अब दोस्तों इतना नहीं ज़्यादा कि आप ऐंठ दो कि फास्फा ब्रांच की पत्ती ही टूट जाए। तो जब टूट ना पाए नहीं साम्यावस्था रहे, साम्यावस्था के लिए जो टाउ मैक्सिमम इक्वल होगा, टाउ मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसमें जितना ज़्यादा ऐंठन हुआ है, और ऐंठन को बोलेंगे हम लोग क्या, फाई। ऐंठन को हम लोग क्या बोलेंगे, फाई। तो यहाँ पर दोस्तों टाउ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, NIAB। प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, कोई कांस्टेंट लेकर आते हैं। कांस्टेंट दोस्तों यहाँ पे आता है C फाई। कांस्टेंट क्या आ गया, C फाई। अपने को क्या दिखाना था कि जो प्रवाही धारा है उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुपाती है। प्रवाही धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा C/NAB इंटू फाई। I इक्वल टू क्या हो गया, C/NAB इंटू फाई। और C/NAB को हम लोग इस उपकरण का नियतांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस उपकरण का, इस इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट है कौन, C/NAB। तो C/NAB अगर कांस्टेंट हो जाएगा, उस कांस्टेंट की जगह पे नया कांस्टेंट लेकर आएंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा K फाई, और K को हटाएंगे तो I प्रोपोर्शनल टू फाई हो जाएगा। यही अपने को प्रूफ करके दिखाना था। सोचो कितना इजी प्रूफ करके दिखाना था। बस थोड़ा सा ये फिगर के बारे में जानकारी हो जाए, बस फिगर में कुछ है, कुछ नहीं है। ये लाइन आपके लिए पहले आपने पहला वाले डेरिवेशन में देखा, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। साम्यावस्था के लिए टाउ मैक्सिमम जितना टाउ मैक्सिमम होगा उतना फाई होगा। NIAB इक्वल टू C फाई, तो I इक्वल टू C/NAB इंटू फाई। ये दोस्तों आपको याद करना है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/NAB इंटू फाई। I इक्वल टू C/NAB इंटू फाई। C/NAB क्या है, उपकरण नियतांक है। ठीक ना, चलो उसके बाद दोस्तों क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक होता है कि धारामापी की सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी आगे क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे हम लोग इसको डील कर लेंगे, फिलहाल जाने दो। अभी एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ, एक क्वेश्चन देख रहा मैं कि आपके एग्जाम में आया हुआ बढ़िया क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे उसको ले लूँ। बाकी यहाँ पे ये चीज़ बात, आप ये फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद ये प्यारा सा रिविजन है। आगे कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो किसी भी धारामापी को, किसी भी गैल्वेनोमीटर को, जैसे मान लो ये है गैल्वेनोमीटर, किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है तो उसके श्रेणी क्रम में एक बड़ा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं।
फिर से बात देखना, किसी भी गैल्वेनोमीटर को, किसी भी धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसके श्रेणी क्रम में एक बड़ा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक ना। चलो अब प्रतिरोध अगर जुड़ गया दोस्तों, तो जो करंट इसमें जाएगा, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू आई आर, तो I की जगह पे आई जी मैंने ले लिया और R की जगह पे G प्लस R दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। V इक्वल टू आई जी जी प्लस आर, ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले पे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। फार्मूला कितना आसान है, हमने ओम्स लॉ लगाया कि ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू आई आर, आई की जगह पे आई जी और G प्लस आर। ठीक ना। तो क्या था कि एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक ना, इस तरीके से। अगर दोस्तों आपको ये पूछा जाए कि एक गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके समांतर क्रम में एक बहुत छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और जो छोटा सा प्रतिरोध जोड़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं शंट। किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए उसके समांतर क्रम में जो छोटा सा रेसिस्टेंस ऐड करते हैं, उसी रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, शंट बोलते हैं। ठीक। अब मान चलो दोस्तों इसमें परिपथ में करंट आ रहा है I। अब यहाँ पे I दो भाग में बढ़ जाएगा, एक भाग यहाँ पे जाएगा IG और यहाँ बचा क्या, I माइनस आई जी। अब दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है। तो गैल्वेनोमीटर का विभवांतर उसको हम लिखेंगे VG इक्वल होगा शंट का विभवांतर, उसको मैं लिखूंगा VS। मतलब गैल्वेनोमीटर का विभवांतर और शंट का विभवांतर सेम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है। अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे, तो ओम्स लॉ लगाएंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो I की जगह पे आई जी और R जगह पे हो जाएगा G इक्वल टू, यहाँ पे आई आर लगाएंगे तो I माइनस आई जी और R जगह पे क्या हो जाएगा, ये S हो जाएगा। यहाँ दोस्तों जो फार्मूला बनता है कि आई जी अपान आई इक्वल टू S अपान S प्लस G, आप यहाँ से सॉल्व करोगे यही निकल के आएगा, या तो डायरेक्टली यही याद कर लो तो भी बेटर है। कैसे निकाला गया है यहाँ तक मैं पहुँचा देता हूँ आपको चाहिए क्या, आई जी अपान आई। तो आई दोस्तों यहाँ पे गुणा है, पहले गुणा कर लो। तो आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल टू आई एस माइनस आई जी एस। ठीक ना। तो हम लोग क्या करें, आई जी अपान आई चाहिए, तो हम लोग क्या करें कि जी प्लस आई जी वाला टर्म इधर लो, आई जी वाला टर्म। तो आई जी कैपिटल जी प्लस आई जी कैपिटल एस इक्वल टू आई एस। आई जी कॉमन ले लोगे, तो आई जी कॉमन लोगे क्या बचेगा, G प्लस एस इक्वल टू आई एस। अब देखो आई जी अपान आई इक्वल टू एस अपान एस प्लस जी, ये फार्मूला निकल आया। तो दोस्तों यहाँ से आपका एक बढ़िया टॉपिक ये तैयार हुआ कि सिद्ध कीजिए कि चल कुंडली धारा मापी में प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया। उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, यहाँ पे छोटा सा 2 लाइन में। एक गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये वाला फिगर, उसके लिए या डेरिवेशन, ये फार्मूला तैयार है। इस पे न्यूमेरिकल हम लोग लगा सकते हैं, आई जी अपान आई इक्वल टू एस अपान एस प्लस जी और V इक्वल टू आई जी जी प्लस आर। ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों 1-2 बातें और इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट बातें आप नोट करोगे। क्या नोट करोगे दोस्तों, कोई भी वोल्टमीटर है, आदर्श वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। 2 बातें, आदर्श वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध अनंत, आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होता है। 2 बातें। तीसरी बात, किसी भी गैल्वेनोमीटर को क्या करना है, अमीटर में करना है। चलो भी आएगा उसमें तब देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा इसमें जगह भी नहीं बच रहा है, अभी अगला क्वेश्चन मैं लिया हूँ उसमें खुद शामिल हो जाएगा वो बात। बाकी ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वर्ड भी कुछ नहीं लिखना है, छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन देख करके डर लगता है। मैक्सिमम लोग इसको स्किप कर देते हैं, तैयार ही नहीं करते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन चले आते हैं। ठीक ना।
तो अब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो गया हूँ, उसको बढ़िया तरीके से आप लोग इसको नोट कर डालो। दोस्तों देखिए अब मैंने क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। अभी जो मैंने कराया ना एकदम उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा केवल चेंज है और उसी चेंज के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कि चल कुंडली धारा मापी, इसके बारे में भी मैंने बाकायदे फिगर वगैरह सब कुछ बताया। का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। जब दोस्तों आप फिगर बना दोगे ना, फिगर बनाने मात्र से ही आप एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे, केवल फिगर बनाने मात्र से ही। और फिगर एक बार फिर हो जाए ना, फिगर एक बार फिर से हो जाए। फिगर क्या था, पहले आप एक चुंबक बना लो, ऐसे थोड़ा बड़ा बनाइएगा, देखो फिर ऐसे बनाओगे। ये दोबारा मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको दोबारा देखने में याद हो जाए। एक पहले कोई छोटा सा क्रोड बना दो, ये क्रोड हो गया। क्रोड के ऊपर तांबे के तार के फेरे हैं, तांबे के तार के फेरे लपेट करके उसको एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेट करके आयताकार कुंडली बना दी गई। इसके ऊपर दोस्तों क्या लगा हुआ था, इसके ऊपर जो है मैंने कोई समतल दर्पण बनाया था ना, तो एक दर्पण बनाया था। ये देखो दर्पण मिरर हो गया, और मिरर से ये वायर कनेक्शन होकर के ऐसे गया, और यहाँ पे आपको वायर कनेक्शन होकर के इसमें आ गया, और यहाँ पे बन गया मरोड़ टोपी। और मरोड़ टोपी को आपको कोई वायर है, वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया, ऐसे बना था। इसको मैंने बोला था फास्फोरस ब्रांच की पत्ती, इसको मैंने बोला मिरर दर्पण, इसको मैंने कहा एन, ये मैंने कहा एस। ये है आपका क्रोड, ये क्रोड हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, तांबे के तार के फेरे। ये क्या है, एल्युमिनियम का फ्रेम हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी आपको क्या हुआ था कि यहाँ से ला के एक यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर दिया गया था ऐसे, ठीक। बस ये फिगर बन गया आपका। ये क्या है आपका, चल कुंडली धारा मापी हो गया। इसका सिद्धांत मैंने क्या बताया कि जब किसी आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख करके, देखो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आयताकार कुंडली रख दी गई है, और रख देने से उस आयताकार कुंडली पर क्या काम करता है, एक बल युग्म आघूर्ण काम करता है। और उसका फार्मूला क्या निकल के आता है, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। सबसे पहले आपने इसी का डेरिवेशन तो देखा, आज इसी का डेरिवेशन देखा। तो सिद्धांत क्या है इसका कि जब किसी आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया जाता है, चाहे रख दिया जाता है चाहे लटका दिया जाता है, तो उस आयताकार कुंडली पर एक बल युग्म आघूर्ण काम करता है, जिसका मान टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा होता है, जहां N फेरों की संख्या, I उस आयताकार कुंडली में प्रवाहित धारा, A कुंडली का क्षेत्रफल, B एक समान चुंबकीय क्षेत्र तथा थीटा A व B के बीच का कोण होता है, ठीक ना। ये इतनी बात हो गई। कार्य विधि, अब दोस्तों ये कार्य काम कैसे करता है, थोड़ा सा कार्य विधि के बारे में लिखना है। ये तो सिद्धांत हो गया, कार्य विधि का वर्णन करना है। कार्य विधि क्या करोगे कि जब इसमें यानी इस टर्मिनल से धारा प्रवाहित होकर के आती है, जब आती है तो इसमें आता है, जब इसमें यानी इस कुंडली में धारा प्रवाहित होता है। ये अब कुंडली कहाँ रखा गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली रखी जाती है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली क्या करने लगती है, घूमने लगती है। कुंडली क्या करने लगती है दोस्तों, घूमने लगती है। जब कुंडली घूमने लगती है तो कुंडली के घूमने से जो फास्फोरस ब्रांच की पत्ती है, फास्फोरस ब्रांच की पत्ती भी क्या करने लगती है, घूमने लगती है। इससे फास्फोरस ब्रांच की पत्ती में क्या हो जाता है, ऐठन होने लगता है। और उसी ऐठन से पता चलता है कि ये चल कुंडली धारामापी धारा को कितना माप रहा है। जितना ज़्यादा बल युग्म आघूर्ण काम करेगा उतना ज़्यादा फास्फोरस ब्रांच की पत्ती में ऐठन आएगा, और उसी ऐठन से पता चलेगा कि चल कुंडली धारामापी धारा कितना माप रहा है। अभी आपने देखा I प्रोपोर्शनल टू फाई, तो
तो चल कुंडली धारामापी पर कितना बलयुग्म आघूर्ण काम करेगा, जितना बलयुग्म आघूर्ण काम करेगा उतना क्या होगा, उसमें फास्फोरस की पत्ती में ऐंठन आएगा, और जितना ऐंठन आएगा उतना विक्षेप देगा, और विक्षेप को नापेंगे कहाँ से, इस दर्पण से नापेंगे, मिरर से नापेंगे। ये दोस्तों इसकी क्या हो गई, कार्य विधि हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। अब दोस्तों धारामापी की सुग्राह्यता दो होती है, एक धारा सुग्राह्यता और एक वोल्टेज सुग्राह्यता। यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है, मान चलो कि धारा सुग्राह्यता है, ये दोनों में बता रहा हूँ, एक वोल्टेज सुग्राह्यता होता है, धारा सुग्राह्यता होता है। धारा सुग्राह्यता एक वोल्टेज सुग्राह्यता, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ धारा सुग्राह्यता करंट सेंसिटिविटी, और एक होता है वोल्टेज सुग्राह्यता, वोल्टेज सेंसिटिविटी सुग्राह्यता, धारा सुग्राह्यता, और एक होता है वोल्टेज सुग्राह्यता। धारा सुग्राह्यता को लिखते हैं डेल्टा आई से, वोल्टेज सुग्राह्यता को डेल्टा वी से। डेल्टा आई का फार्मूला होता है फाई अपान आई, वोल्टेज सुग्राह्यता का फार्मूला होता है फाई अपान वी। अभी आपने जब देखा था कि जब हमने निकाला हुआ था क्या कि I इक्वल टू सी अपान एन ए बी इंटू फाई, आई इक्वल टू सी अपान एन ए बी इंटू फाई। यहाँ से फाई अपान आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए बी अपान सी। तो फाई अपान आई को मैं क्या लिखूंगा, एन ए बी अपान सी, ये लिखूंगा ना, एन ए बी अपान सी। इसका मतलब है कि धारा सुग्राह्यता कब बढ़ेगी, एन को बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ाओगे बढ़ जाएगी, बी बढ़ाओगे बढ़ जाएगी, जबकि सी घटाओगे तो घट जाएगी, सी घटाओगे तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक ना, इस तरीके से होता है मतलब सुग्राह्यता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। वोल्टेज सुग्राह्यता में कन्वर्ट करना है तो फाई अपान, जिसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी इक्वल टू फाई अपान वी जगह पे आई आर, और फाई अपान आई क्या है, एन ए बी अपान सी। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए बी फाई अपान आई एन ए बी अपान सी, एन ए बी अपान सी आर। ये दोस्तों फार्मूला है वोल्टेज सुग्राह्यता का, ये फार्मूला है धारा सुग्राह्यता का। ये चीज़ आपको नहीं याद करना है, आपको सिर्फ याद करना है कि धारा सुग्राह्यता है तो डेल्टा आई, वोल्टेज सुग्राह्यता है तो डेल्टा वी। धारा सुग्राह्यता डेल्टा आई है तो फाई अपान आई कर दो, वोल्टेज सुग्राह्यता है फाई अपान वी कर दो, बाकी वी इक्वल टू आई आर जानते हो। आई को याद करने के लिए ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, आई इक्वल टू सी अपान एन ए बी इंटू फाई। ठीक है, इस तरीके से वोल्टेज सुग्राह्यता या धारा सुग्राह्यता को हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ आपके सामने रहा, ठीक ना, आसान था। इतनी देर तक चीज़ों को देखे हो, सुने हो, अब आपको काफ़ी हद तक दिमाग में बैठने लगा होगा कि चल कुंडली धारामापी के बारे में, बाकी ये फार्मूला इजी लगने लगा होगा, ये फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। ठीक है, चलो दोस्तों, तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन हो गए, यानी आज के दिन में हमने 3 क्वेश्चन लगा लिया, मतलब 3 डेरिवेशन 3 वीडियो में हुए हैं। अभी और डेरिवेशन है, मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा 1 घंटे प्लस हो सकती है। दोस्तों अगला डेरिवेशन देख लो, कितना प्यारा डेरिवेशन है। क्या है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। दोस्तों अभी जो आपने फार्मूला देखा एकदम प्यारा सा है दोस्तों, बहुत कम, मुश्किल से 3-4 मिनट में हो जाएगा, ये 3-4 मिनट में हो जाएगा भैया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दोस्तों परिभाषा, एक तो फार्मूला होता है M इक्वल टू एन आई ए, एक यहाँ से आप दे सकते हो परिभाषा। दूसरी परिभाषा होता है, एक अभी जो फार्मूला अभी जो निकालेंगे तो परिभाषा पहले पूछ लिया हुआ है, तो टाउ इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। तो यहाँ से M इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपान बी साइन थीटा। दोस्तों दोनों तरीके से आप M की डिफिनीशन बोल सकते हो। इस M को क्या बोलते हैं, इस M को बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। जिस तरीके से दोस्तों पहला चैप्टर जब पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वहाँ पे आया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जैसे यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसी तरीके से आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है 2L
P इक्वल टू क्या होता है 2L, क्यों? उसी तरीके से इसका भी है। अच्छा, इसमें भी इस तरीके से फार्मूला बनता है, वह फार्मूला बनता है कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L, स्मॉल m इंटू 2L, ठीक ना। तो m के एक फार्मूले, दो फार्मूले, तीन फार्मूले, जिसमें से ये वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, चलेगा, बाकी ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ से आप डिफिनेशन बोल सकते हो, और डिफिनेशन यहाँ से ये वाला डिफिनेशन क्या बोलोगे? एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में कुछ नहीं आया होगा, एक बार और सुनो। एकांक चुंबकीय क्षेत्र, ये समझ में आया? बी नीचे तो एकांक चुंबकीय क्षेत्र बोला, थीटा को हमने क्या मान लिया 90 डिग्री, तभी लंबवत बोल रहे हैं। एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित, कौन स्थित है? चुंबकीय द्विध्रुव स्थित है। एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को, टाउ मैक्सिमम है, ये टाउ मैक्सिमम होगा तभी तो थीटा 90 डिग्री होगा। एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बताओ भैया, परिभाषा एकदम दिमाग में बैठ गई कि नहीं? कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र के, बी नीचे है तो एकांक चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक ना। ये परिभाषा हो गया किसका? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। आगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, जब हमने कभी चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था तो वहां पे फार्मूला सीखा था, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, सीखा था कि नहीं? एकदम सीखा था। तो पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, एक लाइन पूरा लिखोगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, फार्मूला क्या होता है? टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। इसको मानो क्वेश्चन नंबर 1। इस टर्म में टाउ क्या है? बल युग्म आघूर्ण, P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका यूनिट याद होगा ना, कूलाम मीटर या मीटर कूलाम। कैसी राशि है? सदिश राशि है। दिशा किधर होता है? -q से +q की ओर। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट याद होना चाहिए हमेशा, E इक्वल टू V/L से और E इक्वल टू F/Q से। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर, यहाँ से क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम, ठीक। साइन थीटा। उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, टाउ इक्वल टू फार्मूला हमने सीखा, क्या सीखा हमने? टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। इन दोनों को क्या करो? आपस में कंपेरिजन करो। कंपेरिजन करोगे, साइन थीटा हो गया, BE हो गया, PNIA हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को P तो नहीं बोलेंगे, P को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। P को क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो NIA को P ना बोल करके क्या बोलेंगे? M बोलेंगे। तो M इक्वल टू क्या हो गया? NIA। M इक्वल टू क्या हो गया? NIA। सोचो कितना इजी डेरिवेशन है। जो वर्ड मैंने बोला वो वर्ड आपको लिखना पड़ेगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ये लाइन। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ये लाइन। समीकरण 1 व 2 की आपस में तुलना करने पर, तुलना करोगे तो NIA, तुलना करने पर NIA को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं तथा इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल M इक्वल टू NIA। अब समीकरण 2 में NIA की जगह पे M लिखने पर तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? MB साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? MB साइन थीटा। देखो वही मैंने लिखा था, टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा, ठीक है। कितना आसान था ये दोस्तों, कितना आसान था। अच्छा, M का फार्मूला यहाँ से इसका मात्रक बताओगे, M का मात्रक। तो M का मात्रक अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। बाकी M कैसी राशि है दोस्तों? M यहाँ से अगर देखोगे कैसी राशि मिलेगा? नंबर ऑफ टर्न, कोई इसका यूनिट ही नहीं होता, सदिश राशि नहीं है, नंबर है ये। I करंट एम्पियर, और ये अदिश राशि है।
क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन दोस्तों ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सदिश राशि है। ठीक, तो ये सदिश राशि हो गया, बाकी मात्रक हो गया, बीमा निकाल ही लोगे। ये इतनी बातें हो गई, आपको कितना इजी था ये मैंने आपको दिखाया। अब दोस्तों आपका बचता है इस चैप्टर में एक फार्मूला बचता है टाउ इक्वल टू फार्मूला बचता है क्या कि वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू, जिस तरीके से कभी आपने पढ़ा हुआ है डब्ल्यू इक्वल टू PE साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। डब्ल्यू इक्वल टू PE साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। उसी तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू P की जगह पर हो जाएगा M और E जगह पर हो जाएगा B, MB साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। इसका डेरिवेशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको आप अगर आपने ये वाला फार्मूला निकाला हुआ है तो अपने आप ये वाला फार्मूला निकाल लोगे, इस वाले फार्मूले को मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये तैयार कर लोगे तो आपका ये वाला चैप्टर 4 बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा चीज़ें और बचती हैं। क्या बचती हैं वो कि अपने को जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है उनके चुंबकीय गुण के आधार पर। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, उसको दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा था उससे भी बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं। जैसे एक होता है नति कोण, नमन अथवा नति कोण, नमन अथवा नति कोण, नमन अथवा नति कोण, नति कोण। एक होता है द्विपात का कोण। ठीक है, इन पे मैं दोस्तों आपको 5 से 10 मिनट और ले लूँगा ताकि आपका ये बढ़िया तरीके से जाके आए। तो आप नमन अथवा नति कोण 1 नंबर में आता है, द्विपात का कोण 1 नंबर में आता है, नमन कोण, नति कोण, द्विपात कोण और पृथ्वी के क्षैतिज घटक, इन तीनों में रिलेशन आता है और रिलेशन वाला फार्मूला, और साथ ही साथ प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी, लौहचुंबकी और क्यूरी ताप, इन बातों को मैं जल्दी समेटता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से ये चैप्टर जो है काफ़ी मिसिंग है लेकिन फिर भी एग्जाम में आता रहता है, तो इस चीज़ को आपका बढ़िया तरीके से तैयार रहे। ठीक है, उस चीज़ का आपको बढ़िया तरीके से तैयार रहे। अब वो दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपके सामने 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर एक्सप्लेनेशन करने का पूरा प्रयास करता हूँ भाई। ठीक ना, और मैंने क्वेश्चन तो इरेज किया नहीं यार, इरेज कर दो क्या इसको? चलो इरेज कर देता हूँ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर समझो 11 रहेगा, और 11 दोस्तों छोटी छोटी बात थोड़ा सा सुन लोगे और लिख लोगे ना तो आपको फट टिकाऊ रहेगा। ठीक ना, तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले क्या, द्विपात का कोण। द्विपात का कोण क्या है दोस्तों? एक होता है भौगोलिक यामोत्तर, एक होता है चुंबकीय यामोत्तर। तो ये रहा आपका चुंबकीय यामोत्तर, ये रहा आपका भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो न्यून कोण होता है उसी न्यून कोण को क्या बोलते हैं? द्विपात का कोण। इस ये क्या हो गया आपका? द्विपात का कोण। देखो कितना आसान है ये, द्विपात का कोण, द्विपात का कोण। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विपात का कोण बोलते हैं। ठीक ना, तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामयोत्तर, और ये आपका हो जाएगा भौगोलिक यामोत्तर। ये आपका क्या हो जाएगा? भौगोलिक यामयोत्तर। बस दोस्तों ये आपको फिगर बना करके केवल ऐसे लिख लेना है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो न्यून कोण बनता है वही न्यून कोण क्या आपका? द्विपात का कोण है। एक आता है नमन अथवा नति कोण। नमन अथवा नति कोण क्या है कि कोई चुंबकीय सुई है दोस्तों, ये जैसे मान लो हमने क्या बना दिया, कोई चुंबकीय सुई बना दिया। ये चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई है, तो ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? नमन अथवा नति कोण। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है वही कोण क्या है? नमन अथवा नति कोण है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है वही कोण क्या है? नमन अथवा नति कोण है। ठीक, अगर यही चीज़ मैं यहाँ बना दूँ कि मैंने चुंबकीय सुई देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लटका दिया, ये ऐसे हो गया, तो यहाँ पे ये बना नमन अथवा नति कोण। अब यहाँ पे अगर ये थीटा है, ये डायरेक्शन किसका आएगा? BE का, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के दो घटक, एक ये जिसके साथ कोण बन रहा है ये वाला, ये जिसके साथ कोण नहीं बन रहा है ये वाला।
जिसके साथ कोण बनेगा उसको बोलेंगे क्षैतिज घटक BH। BH इक्वल टू हो जाएगा BE cos थीटा। एक ऊर्ध्वाधर घटक उसको मैं बोलूँगा BV वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो BE साइन थीटा। BE साइन थीटा दोनों का वर्क करके जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर। अगर दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा BV अपान BH। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स BV अपान BH। ठीक ना। तो ये इजी एकदम है दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा जल्दी बता दूं आपको। द्विपाद का कोण, नमनफानती कोण और ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक। ठीक ना। उसके बाद दोस्तों आता है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बता दूं उसको। प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय एक होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय और एक होता है आपका लौह चुंबकीय। इन तीनों में दोस्तों अंतर आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय में तीन तीन चार चार अंतर आपको कम से कम इनके बारे में जानना है कि चार अंतर अगर बढ़िया तरीके से याद कर लोगे तो आपको बढ़िया तरीके से ये लिख लोगे। चार अंतर को याद रखने के लिए ये दो चीज़ें पहले आपको जानना पड़ेगा। क्या? एक होता है म्यू आर, एक होता है काई एम। म्यू आर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं। क्या? चुंबकीय प्रवृत्ति। हिंदी वर्ड थोड़ा मुझे कम याद आ रहा है। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बस इतना जानो यार, म्यू आर और ये काई एम। ठीक ना। अब प्रतिचुंबकीय वह पदार्थ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में, इसमें याद रखना क्या, विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, विपरीत दिशा में। और ये क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा, मतलब बहुत थोड़ा सा मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होता है। जबकि लौह चुंबकीय यानी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वह चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत तेजी से यानी प्रबल रूप से चुंबकित होता है। बताओ, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रखो, यानी जो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है वह विपरीत दिशा में चुंबकित होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से क्या होता है? चुंबकित होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर ये चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाए, तो इसके अंदर जो चुंबकीय गुण है वह चुंबकीय गुण इसके अंदर जीरो हो जाएगा, इसके अंदर जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ बचा रहेगा। ठीक ना। अच्छा, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर है, अगर कोई मैग्नेट ला दिया जाए तो मैग्नेट लाया जाएगा, तो ये मैग्नेट के विपरीत दिशा में ये थोड़ा सा और वो प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वही चुंबकीय मतलब मैग्नेट भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दो अंतर हो गया, तीन हो गया। चौथा क्या है? म्यू आर। इसके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से कम होती है, इसके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, इसके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है। तीन अंतर हो गया। इसके लिए काई एम की वैल्यू इसके लिए 1 से कम होती है, इसके लिए काई एम की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, इसके लिए काई एम की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है। बस यही अंतर दोस्तों याद कर लो। इतना अंतर याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत पर्याप्त हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय का। और साथ साथ दोस्तों इनका एक एक दो एग्जाम्पल, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय का अगर एक एक दो एग्जाम्पल याद कर ले रहे हो तो आपके लिए बहुत पर्याप्त है। बाकी दोस्तों क्यूरी ताप वह ताप होता है जिसके नीचे पदार्थ अनुचुंबकीय और जिसके ऊपर पदार्थ क्या हो जाता है? लौह चुंबकीय हो जाता है। क्यूरी ताप वह ताप होता है जिसके नीचे पदार्थ अनुचुंबकीय और जिसके ऊपर पदार्थ क्या होता है? लौह चुंबकीय हो जाता है। तो मिला जुला के दोस्तों आपका ये रहा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने आपके सामने रखा। बाकी दोस्तों इसका जब एक एक नंबर का क्वेश्चंस लेंगे ना तो इसमें और की भी बातें शामिल करेंगे, लेकिन बड़े नंबर में प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय में अंतर क्या होता है इसको और आपको थीटा, अल्फा और बीई में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन वाला जो मैंने यहाँ पे कराया हुआ है। इतना बात दोस्तों आपको तैयार होना चाहिए बड़े नंबर के लिए। ठीक ना। चलो तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास जो मिलने वाली है वह मिलने वाली है आपको चैप्टर 4 जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर 4 के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की दोस्तों कम से कम 2 क्लास मिलने वाली है आपको। कम से कम 2 क्लास में हम लोग दोस्तों 15 से
कम से कम 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस रखेंगे 2 क्लास में, और 15 क्वेश्चंस लगा लेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ अपने पास अच्छा खासा न्यूमेरिकल का कलेक्शन भी हो गया है, और साथ साथ ये थ्योरी बढ़िया से पढ़े है ना तो न्यूमेरिकल अपने आप बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के सबको बाय बाय, राधे राधे।